गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स मी अगेन। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक तो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर मेल रिप्रोडक्टिव का जो एंड्रोसियम है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके इंडिविजुअल स्टेमिन्स के बारे में हमने पढ़ा था, स्टेमिन्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, एंड देन उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा कि उसके 4 लेयर्स होते हैं, 4 सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी जो एंथर की थी वो उसका डिस्कशन किया। ठीक है, नाउ ये डेवलप कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज डेवलपमेंट of anther and gametogenesis, यानी जो माइक्रोस्पोर होते हैं या पोलन ग्रेड का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एंथर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एंथर। एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, सो ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इट इज लाइक दैट। ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो सबसे ऊपर का सेल होता है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। दिस सेल्स जो अपर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, राइट। सो ये पहले से ही एंथर में प्रेजेंट रहता है। एंथर जब बनता है उसका जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है। ठीक है, सो ये पहले से ही होता है, ये बाद में डेवलप नहीं होता है। ठीक है, एंड इसके अंदर कई मेरिस्मेटिक सेल्स के मास होता है, मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। जो यंग एंथर होता है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता, यंग एंथर। ठीक है, सो यहाँ पे मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। व्हाट इज द मेरिस्मेटिक सेल? मेरिस्मेटिक सेल, व्हाट इज मेरिस्मेटिक सेल? वो सेल जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, यंग रहते हैं। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के किसी भी पार्ट में जो ग्रोथ होता है वो इन सेल्स के डिवीजन के कारण होता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक सेल्स। ठीक है, सो यहाँ पे भी एंथर के अंदर भी मेरिस्मेटिक सेल्स पाया जाता है। ठीक है, सो डेवलपमेंट किस तरह से होता है? सबसे पहले इसके मिडिल जो लेयर होता है जहाँ पे कनेक्टिव होता है, ठीक है, उस एरिया में यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं।
इस एरिया में वस्क्यूलर टिश्यू बनते हैं। दिस इज वस्क्यूलर टिश्यू, यानी वस्क्यूलर सेल्स का डेवलपमेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे बनते हैं, सेंटर पार्ट, राइट। उसके बाद चारों कॉर्नर्स जो हैं, ऑल फोर कॉर्नर्स, यहां पे एक एक सेल बढ़ जाती है साइज में। एक सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। सिंगल सेल जो हाइपोडर्मिस होता है, यानी एपिडर्मिस के नीचे का जो पार्ट होता है, हाइपोडर्मिस डर्मल एरिया, वहां पे एक एक सेल साइज में लार्ज हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये बेसिकली ये स्पोरेंजिया बनाते हैं। सो इस तरह के जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, जहां पे एक से ज्यादा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक साथ होता है, तो उस तरह का जो भी प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को यू स्पोरेंजिएट कहा जाता। यू स्पोरेंजिएट, ठीक है। सो इसको यू स्पोरेंजिएट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जब एक से ज्यादा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक साथ होता है, तो इस प्रोसेस को यू स्पोरेंजिएट कहा जाता है। क्लियर है? नाउ दीज सेल्स आर व्हाट दीज सेल्स आर कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड archisporial cell. These are called archisporial cell, right? So इस तरह से ये सबसे पहले क्या बनता है? माइटोटिक डिवीजन से होता है ये, ठीक है। साइज में बढ़ जाता है, आर्कीस्पोरियल सेल, राइट। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। सबसे पहले क्या होता है? इट इज पेरिक्लाइनल माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन होता है पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल मीन्स ये सेल है इस तरह का, ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो पेरिक्लाइनल कहलाता है, ठीक है। इट इज माइटोसिस। एंड दो तरह के सेल्स बनते हैं, ठीक है। दो तरह के सेल्स बनते हैं। ऊपर वाला जो है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी पेरिएटल सेल, पेरिएटल सेल। ऊपर का जो है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पेरिएटल सेल। एंड नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला सेल, इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। सो इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल बाय द पेरिक्लाइनल सेल, ये प्राइमरी पेरिएटल सेल, एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, राइट। नाउ इस प्राइमरी पेरिएटल सेल में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। माइटोसिस, अगेन माइटोसिस, देन एंटीक्लाइनल, देन पेरिक्लाइनल, देन एंटीक्लाइनल, एंड कई इस तरह से एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, माइटोसिस के थ्रू ये चार तरह की सेल्स, यानी उसमें डिफरेंशिएशन होता है, और इस तरह से ये
पूरा जो एंथर के जो वॉल्स है, तीनों टाइप के जो सेल्स के लेयर हैं, कौन कौन से? इट इज एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, एंड कैपिटम सेल। राइट, सो ये तीनों सेल्स एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम सेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन इन द प्राइमरी पेरिएटल सेल। ठीक है, तो प्राइमरी पेरिएटल सेल कई बार डिवाइड होता है, एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और ये तीनों जो लेयर होती है, वॉल्स होती हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम सेल्स का फॉर्मेशन करती, राइट। सो ये वॉल्स ऑफ एंकर का फॉर्मेशन करती, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नाउ जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसमें भी माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होता है एंड ये स्पोरोजिनस सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इस स्पोरोजिनस सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक का जो सफर है ये माइटोसिस से ही होता है। सो ये किस तरह के सेल्स होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये जो जितने भी सेल्स हुए हैं अभी तक हमने जिसके बारे में डिस्कस किया, दीज आर बेसिकली डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, नाउ इस एमएमसी में यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब मियोसिस होता है, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगा, राइट। सो ये मियोसिस के बाद एक मियोसिस में सेल जो होता है, एक सेल कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है? इट इज 4 डॉटर सेल। ठीक है, सो यहां पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4, जिसको माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, सो ये 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड ये 4 पोलन ग्रेन जो है आपस में चिपके हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलोस बॉन्ड। ठीक है, जो चारों की चारों होते हैं ये आपस में चिपके हुए होते हैं। ठीक है, और ये कैलोस बॉन्ड के कारण आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, क्लियर है? सो वापिस से एक बार सुन लीजिए यहां तक, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।
आर्किस्पोरियल सेल, सबसे पहले जो एपिडर्मिस सेल है उसके जस्ट नीचे की तरफ जो हाइपोडर्मल एरिया है वहां पे एक एक सेल, चारों कोनों में एक एक सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, वो साइज में बढ़ जाते हैं, इनको आर्किस्पोरियल सेल कहा जाता है। ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल जो है इसमें फर्स्ट पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, और जिससे कि ऊपर वाला जो है वो प्राइमरी पेरिएटल सेल में कन्वर्ट होता है एंड नीचे वाला प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहलाता है। राइट, देन जो प्राइमरी पेरिएटल सेल है इसमें कई पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, और इस डिवीजन के कारण ये यहाँ पे तीन जो सेल की लेयर होती है, तीन सेल की लेयर जिसमें एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर एंड देन टेपिटम होते हैं, उसके वॉल लेयर की फॉर्मेशन करते हैं और एंथर के वॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले जो है मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जो कि मिडिल में होता है जहां पे कनेक्टिव होता है। ठीक है, सो इसके बाद फिर इन वॉल्स का फॉर्मेशन होता है, साइमल्टेनियसली चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है, ठीक है, ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है, लेकिन कुछ इंटेंशन होता है जहां सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू बनते हैं, देन ये वॉल्स ऑफ एंथर बनते हैं, उसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस होने के बाद ये स्पोरोजिनस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये स्पोरोजिनस सेल्स में अब डिफरेंशिएशन होता है जिससे ये डिप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब एक तो मियोसिस होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ अब स्पोरोपोलेनिन यानी यूबिश बॉडी आकर और इसके चारों तरफ, इनके चारों तरफ वो बना सराउंडेड हो जाती है, और सराउंडेड होके ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये आपस में कैलोस बॉन्ड के थ्रू, कैलोस बॉन्ड की हेल्प से आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, सो इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। राइट, सो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सबसे पहले। राइट, नाउ उसके बाद हम टेट्राड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पोलन जो टेट्राड होते हैं, फोर 5 टाइप के टेट्राड होते हैं, अलग अलग शेप में ये आपस में चिपके हुए रहते हैं, तो 4-5 टाइप के ये टेट्राड होते हैं। एक होता है इस तरह का, एक पीछे की तरफ इस तरह से होता है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये बेसिकली सभी डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनमें ज्यादातर यही इसी तरह के टेट्राड पाए जाते हैं। कैप्सुला में भी इसी तरह का पाया जाता है, एंजियोस्पर्म के कैप्सुला में टेट्राहेड्रल टाइप का ही पाया जाता है। सो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड। ठीक है, सबसे जो कॉमन टेट्राड होता है वो टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे कॉमन टेट्राड जो होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड वो टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। ठीक है, मोनोकोट्स में जो है वो कुछ इस तरह से होता है,
ठीक है, मोनोकोट्स में इस तरह का शेप होता है। दिस इज कॉल्ड आइसो बाइलेटरल। ये मोनोकोट्स में मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, मोनोकोट्स में आइसो बाइलेटरल मैक्सिमम पाया जाता है, राइट। देन इसके अलावा और भी कुछ शेप्स होते हैं लाइक दैट। एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीकसेट। डीकसेट, ठीक है। देन डीकसेट के बाद टी शेप, this is T shape, T shape, and then linear. This is linear, right? So ये अलग अलग टाइप के टेट्राड डिफरेंट टाइप के उसमें प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन है दैट इज टेट्राहेड्रल, जो कि डाइकोट्स में पाए जाते हैं। मोनोकोट्स में मैक्सिमम जो है आइसो बाइलेटरल टाइप के टेट्राड्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों के नॉलेज के लिए। सो इस तरह से ये जो एंथर है उसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे 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 ये मैच्योर होते जाते हैं, ये टेट्राड जो है बाद में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, कैलेस जो टैपिटम से जो कैलेस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, सीक्रेशन होता है, वो इस कैलोस बॉन्ड को तोड़ देता है, डिसॉल्व कर देता है, और सभी जो पोलन ग्रेन है वो आपस में ये सेपरेट हो जाते हैं और पोलन सैक के अंदर ये फ्रीली पाए जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये पोलन सैक के अंदर फ्रीली रहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिहाइसेंस की हमने बात की थी कि डिहाइसेंस कैसे होता है। पहले तो पोलन ग्रेन अब मैच्योर हो गया है। ठीक है, हम इसको मैच्योर नहीं कहेंगे, इट इज द इमैच्योर गैमेटोफाइट। ठीक है, इमैच्योर पोलन ग्रेन हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मैच्योर कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिहाइसेंस की बात कर लें। डिहाइसेंस मीन्स जो एंथर का फटना कैसे होता है। ठीक है, एंथर जब फट जाता है तो पोलन ग्रेन बाहर निकलता है और पॉलिनेशन के लिए रिलीज हो जाता है। सो डिहाइसेंस कब होता है? मोस्टली गर्मियों के समय में होता है, जब सर्दियां खत्म होती है एंड गर्मियां आने लग जाती है, तो उस समय ये पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, और उस समय ये एंथर जो है स्टोमियम के थ्रू ये एटमॉस्फेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, और ये स्टोमियम जो है, स्टोमियम के थ्रू ये फट जाते हैं। ठीक है, और स्टोमियम के थ्रू जब फट जाते हैं तो पोलन ग्रेन जो है बाहर रिलीज हो जाता है और रिलीज होकर पॉलिनेशन के लिए निकल जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे डिहाइसेंस होता है, उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मेरी लास्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट नाउ ये तो हुआ डेवलपमेंट ऑफ द एंथर। अब हम बेसिकली पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। सो पोलन ग्रेन बेसिकली 2 लेयर्स में होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन बेसिकली 2 लेयर्स में पाया जाता है।
मोस्टली ये सर्कुलर या ओव्यूलर होते हैं मोस्टली, लेकिन अलग अलग टाइप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं। कुछ में स्पाइन होते हैं, ठीक है, कुछ में ये स्पाइनस होते हैं, यानी ये छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, कुछ कर्वी होते हैं। सो ये ऑर्नामेंटल होते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स में भी दिखाई देते हैं। अलग अलग कलर, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लूइश हो सकता है। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स में दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स में भी दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली ऑर्नामेंटल टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसके जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर ये बेसिकली किस चीज से बना हुआ होता है? एन ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट इज द टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, सो ये स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन इज द पॉलीमराइज्ड कैरोटीनॉइड, इट इज पॉलीमराइज्ड कैरोटीनॉइड, राइट। सो स्पोरोपोलेनिन ये टफेस्ट होता है, ये हाई प्रेशर पे भी डिस्ट्रॉयबल होता है, हाई प्रेशर पे भी नहीं ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, हाई कंप्रेशन पे भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हाई टेम्परेचर पे ये रह सकता है, लोएस्ट टेम्परेचर पे ये रह सकता है, और इसके अलावा हाई स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसमें भी ये डिजोल्व नहीं होता है, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन जो बेस होता है उसमें भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही टफ टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, राइट। सो इसलिए ये इस स्पोरोपोलेनिन के कारण जो फॉसिल्स ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी कंडीशन में पाए जाते हैं। जहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं तो वहां पे एज्यूम किया जाता है, साइंटिस्ट ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जा सकता है। ठीक है, सो इस तरह से ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो टफेस्ट मटेरियल होता है, और ये आउटर स्ट्रक्चर बनाता है, यानी आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन बनाता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। हेडिंग डाल लें हम, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर? कहीं कहीं पे आउटर स्ट्रक्चर में जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कहीं कहीं पे ये जो एरिया है, कुछ एरिया में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कुछ एरिया में ये फर्स्ट तो इसको क्या कहते हैं? एक्साइन। ये जो आउटर लेयर है इसको एक्साइन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको जब हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है, अच्छे से देखते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? जब अच्छे से देखते हैं तो कुछ जगहों पे ये स्पोरोपोलेनिन का जो लेयर है या एक्साइन का जो लेयर है ये एब्सेंट पाया जाता है, यानी कुछ जगहों पे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, इसको जर्म पोर कहा जाता है। जर्म पोर, यहां से पोलन ट्यूब जो है वो निकलता है। ठीक है, यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है या पोलन ट्यूब निकलता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो जर्म पोर होता है। मोस्टली डाइकोटिलीडन्स जो होते हैं,
डाइकॉट्स। मोस्टली जो डाइकॉट्स होते हैं इनमें 3 जर्म पोर होते हैं, 3 जर्म। ठीक है, सो इसको ट्राइकॉलपेट कहा जाता है, ट्राइकॉलपेट पोलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, सो मोस्टली जो है वो 3 जर्मपोर पाए जाते हैं डाइकोटिलेडन्स में, सो इनको ट्राइकॉलपेट पोलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, एंड जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में एक ही जर्मपोर पाया जाता है, मोनोकॉट्स में एक ही जर्मपोर पाया जाता है, इसलिए इनको मोनोकॉलपेट कहा जाता। सो ट्राइकॉलपेट एंड मोनोकॉलपेट 2 तरह के जर्मपोर पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है? इट इज पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। ठीक है, सो हम इस समय पैलिनोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, राइट। सो इस तरह से अब इसी लेयर के ऊपर एक ऑयली लेयर पाई जा सकती है जिसको पोलन किट कहा जाता है। ठीक है, पोलन किट एक ऑयली लेयर है, येलो कलर की होती है और इसका काम क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज से पोलन ग्रेन को बचाना। ठीक है, दूसरा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, तीसरा इंसेक्ट्स की बॉडी में उसको पोलन ग्रेन को चिपकाने में या स्टिक करने में हेल्प करना। ठीक है, सो इस तरह से ये एक्साइन होता है जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना हुआ होता है। स्पोरोपोलेनिन को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम अभी तक पैदा नहीं हुआ। ठीक है, पैदा नहीं हुआ का मतलब डिस्कवर नहीं हुआ, हो सकता है पैदा हो गया हो लेकिन हमें नहीं पता है। ठीक है, सो अभी तक जो स्पोरोपोलेनिन है वो अनडिसॉल्व है किसी भी एंजाइम में। ठीक है, सो इस तरह से ये ट्राइकॉलपेट या मोनोकॉलपेट टाइप के होते हैं। ठीक है, स्पाइनी हो सकते हैं, कुछ अलग कलर में भी हो सकते हैं। जो अंदर का जो लेयर होता है सेकंड लेयर, इट इज थिन लेयर, थिन एंड इलास्टिक लेयर। ठीक है, जो अंदर का सेकंड लेयर होता है ये थिन और इलास्टिक लेयर होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटाइन। इट इज इंटाइन। ठीक है, किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलो पैक्टिन। ठीक है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलके बनता है। ठीक है, ये थिन होता है और इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। क्लियर? सो ये तो हुआ आउटर स्ट्रक्चर। यही आउटग्रोथ होता है जब जर्म ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है जिस समय, तो यही पोर्शन जो है ये ट्यूब के फॉर्म में अपेंडिक्स के तरह से निकलता है और ट्यूब के फॉर्म में ये डेवलप होता है। ठीक है, सो इंटाइन का काम क्या है? ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। राइट, सो it is made up of cellulopectin, right? So this is the outer structure of the pollen grain. अब हम inner structure की बात करें। inner structure जब हम देखते हैं, this is axine and intine। ठीक है, inner structure की जब बात करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली ये 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरह से।
ठीक है। दिस इज जो लार्जर होता है, दिस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। सो ये ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है। एंड दिस वन जो छोटा वाला पार्ट है, जो कि यहाँ पे जो सेल इंटाइन से जुड़ा हुआ रहता है, सेल वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, दिस इज कॉल्ड जेनरेटिव न्यूक्लियस। राइट। सो यहां पे दो तरह के न्यूक्लियस हो गए, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का सराउंडेड हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म इसके चारों तरफ सराउंडेड हो जाता है, डेंसली सराउंडेड हो जाता है। और अल्टीमेटली यहां पे इसके चारों तरफ साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होके और यहाँ पे दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता, साइटोकाइनेसिस होके, यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी इनको सेपरेट कर देता है। तो इस तरह से ये अब दो सेल हो जाते हैं। वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ठीक है। अब ये न्यूक्लियस की जगह सेल हो गए, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। एंड सेकंड छोटा वाला जो है वो कैसा है, छोटा वाला इट इज जेनरेटिव सेल। राइट। सो इस तरह से ये ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल दो सेल होते हैं। कुछ टाइम बाद ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल यहां से सेल वॉल से यहां से डिटैच हो जाता है और डिटैच होकर ये स्पाइरल फॉर्म में आ जाता है। और स्पाइरल फॉर्म में आने के बाद ये इसके अंदर स्पाइरल फॉर्म में आ जाता है और स्पाइरल फॉर्म में आने के बाद ये सेल जो है वो इसके अंदर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी वेजिटेटिव सेल के अंदर आ जाता है, अंदर घुस जाता है और साइटोप्लाज्म में ये तैरता रहता। ठीक है। सो सबसे पहले ये जेनरेटिव सेल जो है ये स्पाइरल फॉर्म में आ जाता है। स्पाइरल मीन्स वर्मी फॉर्म, वर्म लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर ये एंटर कर जाता है वेजिटेटिव सेल्स के अंदर और साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है। सो इस तरह से एक सेल के अंदर, यानी वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल के अंदर ही ये दूसरा सेल्स पाया जाता है। ठीक है। दिस पोर्शन, दिस पार्ट, ये जो स्टेज होती है, दिस इज कॉल्ड टू सेल स्टेज। इसको टू सेल स्टेज कहा जाता है। पोलन ग्रेन का टू सेल स्टेज कहा जाता है। राइट। एंड दिस इज कॉल्ड मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन। पहले जो था वो इमेच्योर पोलन ग्रेन था। ठीक है। उसके बाद ये दो सेल में डिवाइड हुआ, इसके अंदर दो सेल्स, ये दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। दोनों ही कैसे हैं, हैप्लॉइड सेल्स है, क्योंकि पोलन ग्रेन खुद ही एक हैप्लॉइड होता है। ठीक है। सो इसके अंदर दो सेल्स हैं, यानी ये वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। दिस इज कॉल्ड द टू सेल स्टेज एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है। इस तरह से ये मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म का पॉलिनेशन इस फॉर्म में होता है, मैच्योर पोलन ग्रेन के फॉर्म में होता है। ठीक है। 60% जो एंजियोस्पर्म होता है उसका पॉलिनेशन जो होता है वो यहाँ इस पोजीशन में होता है, यानी टू सेल स्टेज पे होता है।
ठीक है। लेकिन 40% जो होते हैं, 40% एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ये यहाँ पे ये जो जेनरेटिव सेल्स होता है, ये जेनरेटिव सेल्स टूट जाता है, ये डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, ये टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गैमेट बनाता है। सो ये 3 सेल स्टेज में आ जाते हैं। 40% जो होते हैं ये 3 सेल स्टेज पोजीशन में पॉलिनेशन होता है। इनमें 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। तो 40% जो एंजियोस्पर्म है उनमें 3 सेल पोजीशन में पॉलिनेशन होता है। 60% जो एंजियोस्पर्म है उनमें 2 सेल स्टेज यानी कि 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जेनरेटिव सेल्स होता है, यानी मैच्योर पोलन ग्रेन के पोजीशन में ये पॉलिनेट करते हैं। राइट। सो इस तरह से इनका पॉलिनेशन के समय इनका डिवीजन होता है। ठीक है। सो एक तो ये हो गया, ये प्री पॉलिनेशन डिवीजन होता है या डेवलपमेंट होता है। अभी जो हमने पढ़ा कि ये एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल, ये जो डेवलपमेंट होता है, या 40% में 2 जेनरेटिव सेल्स होते हैं। सो ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता। ठीक है। उसके बाद इनमें पॉलिनेशन होता है। ठीक है। उसके बाद इनमें पॉलिनेशन होता है, ये उड़ते हैं और अपने ही जैसे कोई भी फ्लावर होता है उनके स्टिग्मा पे ये लैंड करते हैं। ठीक है। ये जब लैंड करते हैं स्टिग्मा पे तो स्टिग्मा के सेल्स और पोलन ग्रेन के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, केमिकल इंटरेक्शन, कुछ केमिकल का रिलीज दोनों तरफ से होता है। ठीक है, जिसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, यानी कि पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में केमिकल रिलीज होता है और दोनों इंटरेक्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि ये कॉम्पेटिबिलिटी सही है या नहीं, यानी कि पिस्टल ये देखता है कि ये पोलन ग्रेन जो है ये हमारे लिए कॉम्पेटिबल है या नहीं, राइट कॉम्पेटिबल है या रॉन्ग कॉम्पेटिबल है। अगर रॉन्ग कॉम्पेटिबल है तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है तो वो बीच में ही रोक दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर राइट कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या उसके उसी टाइप के फ्लावर के स्टिग्मा पे ये पहुंचता है, अगर कॉम्पेटिबिलिटी सही लगती है तो इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो सबसे पहले जर्म ट्यूब बनता है। ये मैं रब करता हूं एक बार। ठीक है, सो ये सेल है, ये इस तरह से, ये एक्साइन है, यहाँ पे जर्म पोर है, सपोज दीज आर जर्म पोर। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जेनरेटिव सेल। ठीक है, ये जेनरेटिव सेल। सो जो 3 सेल स्टेज पे पॉलिनेट होके आया है उनमें किसी तरह का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेट होके आया है उनमें अब ये जो जेनरेटिव सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर 2 गैमेटोफाइट, दीज आर 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, सो इस तरह से ये गैमेटोफाइट बनता है, मैच्योर गैमेटोफाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैच्योर गैमेटोफाइट। क्लियर है? सो जो
3 सेल स्टेज में आते हैं उनमें किसी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, और वो इमोबाइल गैमेटोफाइट ऑलरेडी होते हैं। दीज आर कॉल्ड मैच्योर गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये मैच्योर पोलन ग्रेन जब यहाँ पे आता है 60% जो एंजियोस्पर्म है उनमें ये स्टिग्मा पे आता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जर्म सेल है, जेनरेटिव सेल है, इस जेनरेटिव सेल्स में डिवीजन होता है और ये 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे 3 सेल हो गए हैं, एक ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटाइन है, इंटाइन यहां से ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इंटाइन यहां से ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड वेजिटेटिव सेल जो है, ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल यहां पे ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल यहां पे ट्यूब में आता है, जो दिस इज कॉल्ड जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, क्लियर। सो इस तरह से ये जो पोर्शन है, ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये पोलन ट्यूब के अंदर टिप पे आ जाता है, ठीक है। और फिर ये टिप से जब टिप पे आता है तो ये मेल गैमेट, दोनों जो मेल गैमेट है ये बाहर आके ट्यूब में आ जाते हैं। तो पीछे पीछे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टिप पे तो होता है वेजिटेटिव सेल, दिस इज वेजिटेटिव सेल, ठीक है। एंड उसके बाद ट्यूब सेल्स जो है, जेनरेटिव सेल्स जो है यानी मेल गैमेट्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और ट्यूब के अंदर होते हैं। तो पीछे पीछे ये मेल गैमेट्स भी रहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और ये पॉलिनेशन के समय ट्यूब सेल के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो इसका जो बाकी का जो प्रोसेस है जिसमें ट्यूब कैसे बढ़ती है, कैसे इंटरेक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे, तो वो हम सब बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मेनली हमें क्या देखना था कि ये सबसे पहले इमेच्योर पोलन ग्रेन बनता है, यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर या एंथर के अंदर, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इमेच्योर पोलन ग्रेन, ठीक है। सो इमेच्योर पोलन ग्रेन के समय क्या बनता है, 1 मियोसिस, ठीक है, इमेच्योर पोलन ग्रेन, इस समय क्या होता है, 1 मियोसिस, ठीक है। देन इसमें जेनरेटिव सेल्स में डिवीजन होता है, ठीक है, या जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, ठीक है, और अनइक्वल डिवीजन होता है, एक वेजिटेटिव सेल बनता है, दूसरा जेनरेटिव सेल बनता है, ठीक है। एंड इसको अब क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। इस समय क्या होता है, 1 मियोसिस, ठीक है, एंड 1 माइटोसिस होता है ना, क्योंकि मियोसिस तो बना ही है, मियोसिस तो हुआ ही है, अब उसमें माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, जिससे कि ये 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन फिर आता है मैच्योर गैमेटोफाइट, मैच्योर गैमेटोफाइट,
जो कि स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी कि हैप्लॉइड जो इनका गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल है वो एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड लाइफ साइकिल पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। सो यहाँ पे 1 मियोसिस होता है जिससे कि हैप्लॉइड सेल बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है, इमेच्योर। देन एक फर्स्ट माइटोसिस होता है जिससे कि मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है, एंड देन सेकेंड माइटोसिस होता है जिससे कि मैच्योर गैमेटोफाइट बनता है। सो 2 माइटोसिस होते हैं, 2 माइटोसिस होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जब हम क्वेश्चन अगर आता है कि मैच्योर पोलन ग्रेन में क्या क्या किस तरह का डिवीजन होता है, तो 1 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस, एंड मैच्योर गैमेटोफाइट के बारे में पूछा जाता है तो 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस होता, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन, राइट। क्या कहते हैं पोलन ग्रेन का स्टडी को? इट इज फाइलोनोलॉजी। So no one told you life was gonna be this way. Your time's a joke, you broke, your love lost your way. Now, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पोलन ग्रेन के बारे में, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस या ऑर्किडेसी फैमिली, और ऑर्किडेसी फैमिली, ठीक है। इसमें जो पोलन ग्रेन होता है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव से जुड़े हुए रहते हैं और 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये यहाँ पे पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, यानी ये पोलन सेक्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ लटके हुए रहते हैं, ये एग्जीबिशन करते रहते हैं। इनको ट्रांसलेटर एपार्टस कहा जाता है, ट्रांसलेटर एपार्टस। कैलोट्रोपिस या ऑर्किडेसी फैमिली में ये ट्रांसलेटर एपार्टस पाया जाता है। जो पोलन सेक है ये बाहर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और बाहर की तरफ, ये फ्लावर के बाहर की तरफ ये लटके हुए रहते हैं, और ये बेसिकली इंसेक्ट्स को, जो पोलन ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन खाते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इनको ट्रांसलेटर एपार्टस कहा जाता। क्लियर? पॉलीस्पोरी, जब टेट्राड में मोर देन 4 पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। जब टेट्राड में 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन पाए जाते हैं तो उनको पॉलीस्पोरी कहा जाता है। एग्जाम्पल कस्क्यूटा, एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा। पोलन ग्रेन जो है वो जो
स्प्रिंग्स आते हैं, स्प्रिंग जो वेदर होता है उस समय ये रिलीज होता है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो विंड के थ्रू काफी सारे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। सो ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन के जो विंड होती है, एयर होती है, उसमें ये फैले हुए रहते हैं, ठीक है। सो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, इनमें से कई ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो कि अस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं या जो भी जो पर्सन होते हैं, इन पर्सन्स के, यानी हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं, इनहेलेशन के साथ ही अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और हम में से कईयों में ये एलर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। एलर्जी मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, जिसके कारण से अस्थमा प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से स्नीजिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एरो एलर्जेंस। एरो मीन्स हवा में पाए जाने वाले, एलर्जेंस मीन्स जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एरो एलर्जेंस। एंड ये एलर्जेंस जो है ये पर्टिकुलर टाइप के ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें सीनोपोडियम, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास जिसे कहते हैं, पार्थेनियम हुआ, ठीक है, सीनोपोडियम हो गया, कैरेट ग्रास, शोरगम, So no one told you life was gonna be this way. राइट। सो पार्थेनियम, शोरगम हो गया। एंड इसके अलावा एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया। सो ये सब जो है ये सांस के लिए एलर्जी प्रोवाइड करती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और एम्ब्रोसिया के कारण एक फीवर भी हो सकता है जिसको हे फीवर कहा जाता है, इसको हे फीवर कहते हैं। सो एरो एलर्जेंस जिसमें सीनोपोडिया हो गया, पार्थेनियम हो गया, शोरगम हो गया, एम्ब्रोसिया हे फीवर का क्रिएट करते हैं। सो ये बेसिकली एलर्जी क्रिएट करने वाले पोलन ग्रेन होते हैं जो कि विंड में फैले हुए रहते हैं और सांस के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं। अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा खराब होता है, ठीक है। अस्थमेटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ज्यादा खराब होता है। कुछ पोलन टैबलेट्स पाए जाते हैं, पोलन टैबलेट्स और सिरप। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका या यूरोप में, बेसिकली इस तरह के टैबलेट्स एंड सिरप्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि क्योंकि ये पोलन ट्यूब हाईली, पोलन ग्रेन जो होते हैं हाईली, कुछ पोलन ग्रेन हाईली न्यूट्रिशंस होते हैं, हाईली न्यूट्रिएंट होते हैं, और इनको इमीडिएट स्ट्रेंथ के लिए, इमीडिएट स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ये लिए जाते हैं, टैबलेट्स या सिरप्स लिए जाते हैं। मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं या जो रेस कोर्स वाले जो घोड़े होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, उनको दिए जाते हैं, जिससे कि उनका स्टेमिना इमीडिएट वे में बढ़ सके, ठीक है। और ये स्टेरॉइड नहीं होते हैं तो इनको ये डोप टेस्टिंग में भी नहीं आते हैं। सो ये स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है और ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। साइप्रेसी जो फैमिली है, साइप्रेसी फैमिली में एक ही साइप्रेसी फैमिली, साइप्रेस,
ठीक है। साइप्रस जो है वो जिम्नोस्पर्म में आता है, ठीक है, मोस्टली। एंड इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं बेसिकली इनमें एक ही जो टेट्राड होता है, टेट्राड में ओनली सिंगल ही फंक्शनल माइक्रोस्पोर पाया जाता है। फंक्शनल माइक्रोस्पोर सिंगल ही पाया जाता है, ठीक है। देन लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन मिराबिलिस। मिराबिलिस जलप्पा, ठीक है। ये कौन से होते हैं? इसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। सो मिराबिलिस में जो पोलन ग्रेन पाया जाता है, इट इज द लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, ठीक है। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन कौन सा है? मायोसिस्टिस। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन मायोसिस्टिस, ठीक है। सो ये स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन कहलाता है। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, ज़ोस्टेरा। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा बेसिकली एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट होता है और इसके जो पोलन ग्रेन है ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें एक्साइन नहीं पाए जाते हैं, ओनली इंटाइन से बना हुआ होता है और ये रिबन लाइक होता है। और ये जब पॉलिनेशन जब होता है तो ये पॉलिनेशन के समय यहाँ से जो रिबन होता है, रिबन जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, यानी स्टिग्मा के चारों तरफ लिपट जाते हैं और इस तरह से ये उसमें जाके और फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये रिबन लाइक होता है, ओनली इंटाइन से बने हुए होते हैं। ज़ोस्टेरा जो पोलन ग्रेन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, ठीक है। नीमैक फिनोमिना। कुछ पोलन ग्रेन जो है वो 8 सेल्ड होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। कुछ पोलन ग्रेन जो है वो 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है। तो जब 8 न्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन होते हैं उसको इस फिनोमिना को नीमैक ने डिस्कवरी की थी, नीमैक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको नीमैक फिनोमिना कहा जाता है, ठीक है। जैसे हाइसिंथस, एग्जांपल इज हाइसिंथस, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। व्हाट इज द वायबिलिटी? जब पोलन ग्रेन एंथर से डिस्पर्स होता है, जब पोलन ग्रेन एंथर का डिहाइसेंस होता है और फिर वहां से पोलन ग्रेन रिलीज होता है, तो उसको एक कुछ लिमिटेड पीरियड के अंदर अंदर उसको पोलिनेट होना पड़ता है
अगर उस पीरियड को उसने क्रॉस कर दिया तो फिर उसकी जो वायबिलिटी है, यानी उसका वो अब लिविंग नहीं रहेगा, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा और फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, तो उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। यानी पोलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होता है तो एक लिमिटेड पीरियड के अंदर उसको पॉलिनेट होना पड़ता है, तभी जाके वो जर्मिनेट हो सकता है और फर्टिलाइज कर सकता है, अदरवाइज वो फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो दिस फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड द वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। ये अलग अलग डिफरेंट पोलन ग्रेन में, डिफरेंट स्पीशीज के पोलन ग्रेन में डिफरेंट वायबिलिटी होती है। जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, ठीक है, राइस हुआ, व्हीट हुआ, इनके जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट्स के वायबिलिटी होती है, 30 मिनट्स। इसमें राइस, व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है, ब्रेसिकेसी में, ठीक है। सो 30 मिनट के ये वायबिलिटी होती है। लेकिन कुछ जो होते हैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके 1 मंथ की वायबिलिटी होती है, 1 मंथ वायबिलिटी। इनके 1 मंथ की वायबिलिटी होती है, ठीक है। सो इस तरह से वायबिलिटी जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली एंथर से रिलीज होने के बाद पॉलिनेशन के लिए जो टाइम लिमिट होती है, दिस इज कॉल्ड द वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, ये डिपेंड करता है कभी कभी हीट, जो हीट होती है या मॉइस्चर परसेंटेज कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये जो पीरियड है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है और वो सभी स्पीशीज में फिक्स टाइप के होता है। जैसे कि जो ब्रेसिकेसी होते हैं, क्रूसीफेरी होती हैं, उनमें 30 मिनट्स का होता है, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी वगैरह में ये 1 मंथ वायबिलिटी होती है। इससे भी ज़्यादा कई स्पीशीज में वायबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा बोर्ड भी थक गया है, पोलन बैंक। पोलन बैंक पोलन बैंक किसे कहा जाएगा? जहां पे अच्छी क्वालिटी के पोलन ग्रेन जब हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है, या मैन मेड सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या हाइब्रिडाइजेशन के लिए अच्छी क्वालिटी के अपने फायदे के लिए अपनी तरह का जो पोलन ग्रेन का जो स्टोर होता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का पोलन ग्रेन का स्टोर जब किया जाता है, ठीक है, XC2, दिस इज द XC2, क्योंकि ये बाहर स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसमें कितने उसमें टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे ये कुछ जो बैंक्स बने हैं, पोलन बैंक्स बने हैं, वो यहाँ पे इनको स्टोर करके रखते हैं, जिससे उनकी वायबिलिटी बनी हुई रहती है, ठीक है, जिससे उनकी वायबिलिटी लंबे समय तक के लिए बनी हुई रहती है। -196 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टोर्ड रहते हैं और इस तरह से ये पोलन बैंक यहाँ पे काम करते हैं। जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये पोलन जो है ये दूसरे हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि 2 अलग अलग टाइप के या 2 अलग अलग ब्रीड में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ कल जब हम डिस्कस करेंगे तो वो
फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड थैंक यू वेरी मच।